Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to do one shot class Kings, Farmers and Towns MP Board and CBSE both Mastery Series full chapter in 60 minutes, lecture 9, conclusion plus inscriptions plus 30 marks paper. So we will just start without wasting a time. So complete roadmap section 1. Sorry. Complete roadmap sections 1 to 7. The key. James Princip. 1839 decodes Brahmi and Kharosthi unlocking Ashoka's history. तो हमने जब मैंने पहला लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जेम्स प्रिंसिप ने 1830s मतलब 1830s में किया था, पर जो करेंट डेट है दैट इज 1838. That is 1838. Decodes ब्राह्मी करोष्ठी अनलॉकिंग अशोका's हिस्ट्री को अनलॉक किया और उसने ब्राह्मी और करोष्ठी को डिसाइफर किया. आज के उसमें लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि उसने कैसे डिसाइफर किया, तो वो भी हम देखेंगे. सो दी स्टेट्स 16 महाजनपदास थे. मगधा में सुप्रीमेसी थी. अब मुझे ये बताओ कि मगधा में सुप्रीमेसी क्यों थी. क्या क्या 4 चीज़ें थी जो मगध में थी. और मगध का पहले कैपिटल राजगीर था. राजगीर से शिफ्ट होकर 4th सेंचुरी में क्या हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, जिसका नाम पाटलिपुत्रा नहीं था, उसका नाम पाटलिग्राम था. उसको पाटलिपुत्रा में नाम में कन्वर्ट कर दिया. अब जो मगध है वो इसलिए फेमस हुआ क्योंकि देखो, पहला उसके पास फर्टाइल सॉइल थी, क्योंकि गंगा रिवर के पास था तो इसलिए फर्टाइल सॉइल थी. दूसरी चीज़ आयरन ज़्यादा था, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन था. तीसरी चीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स, बहुत सारे एलिफेंट्स थे क्योंकि फॉरेस्ट एरिया था ना, तो फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे एलिफेंट्स होते हैं. चौथी चीज़ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. अब रिवर गंगा है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होगा, कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं. तो ये 4 चीज़ों की मदद से जो मगध है उसने सुप्रीमेसी पाई, वो सबसे सक्सेसफुल हुआ. एंड द मॉडर्न वॉर मशीन, ठीक है. द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, राइस, लैंड ग्रांट्स, टाउन्स, ट्रेड एंड स्पेक्टेकुलर प्योर गोल्ड कॉइन्स. ये मैंने आपको कल की क्लास में लेक्चर 8 में बताया था कि जो गोल्ड कॉइन्स है, जो देखो पहले गोल्ड कॉइन्स किसने ढूंढे थे, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स. तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने ढूंढे थे, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स हमने देखा कुशानन ने समथिंग कैसी है, मैं नाम भूल रही हूँ यार, उसने ढूंढा था. कुशानन पहला गोल्ड कॉइन कुशानन ने ढूंढा था. तो आर्कोलॉजिकल राइस, लैंड ग्रांट्स, टाउन्स, ट्रेड एंड स्पेक्टेकुलर प्योर गोल्ड कॉइन, ठीक है. टुडे वी मास्टर oh my god, what happened. Today we will master the final piece, the evidence and its limits. तो एविडेंस हम देखेंगे आज, उसके लिमिट्स क्या थे वो भी देखेंगे. तो मैंने आपको बताया 1838 में द ग्रेट डिसफायरमेंट रिकैप है ये. तो जेम्स प्रिंसिप ने, एक ऑफिसर ने ब्राह्मी और करोष्ठी को डिसाइफर किया. तो एन ऑफिसर इन द माइंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ही डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड करोष्ठी स्क्रिप्ट्स. The Invisible King found references to Piyadasi, pleasant to behold, later verified as Emperor Ashoka. अब देखो उसको नाम क्या दिया है, देवनाम पियदसी. तो देवनाम पियदसी अशोका उसका नाम है. तो ये लिखा है देवनाम पियदसी अशोका उसका नाम है. तो अब देवनाम पियदसी, तो पियदसी मतलब प्लीजेंट टू बीहोल्ड, और देव नाम मतलब देव का नाम, भगवान का नाम. तो देव नाम पियदसी अशोका. पियदसी मतलब प्लीजेंट टू बीहोल्ड, कि आप उसे देखना चाहते हो, मतलब बहुत बार आप उसे देखना चाहते हो, इतना सुंदर है वो, ऐसा होता है, ठीक है. तो दिस ब्रेक थ्रू शिफ्टेड दी
ये जो ब्रेक है, दिस ब्रेक थ्रू शिफ्टेड द फोकस। सो दिस ब्रेक थ्रू शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम सिंपल स्टोरी, ये जो सिंपल स्टोरीज थी कि इसका नाम प्रियदर्शी है, देव नाम प्रियदर्शी अशोका, उसका जो फिर उसका नाम क्या हुआ लेटर, उसका नाम हो गया एम्परर अशोका। तो ये इसने ब्रेक डाउन किया जो सिंपल स्टोरीज जो हम पढ़ रहे थे, टू उस स्टोरीज को एविडेंस के रूप में आर्कोलॉजिस्ट ने इस्तेमाल किया। तो टू एविडेंस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री, पहले की हिस्ट्री पे बेस्ड। देखो 16 महाजनपदास एंड मेमोरी हैक्स, ये मैंने आपको बताया था, मात्स्या आपको याद ही होगा। मात्स्या विराटनगर क्यों? क्योंकि विराट कोहली लव्स टू कैच फिश, सो मत्स्या, फिश कैच करना मत्स्या, तो मत्स्या का कैपिटल विराटनगर। फिर मगध का कैपिटल राजगढ़, वाजिका वैशाली, गांधा का टक्सिला, अवंतिका उज्जैनी और कौशल्या का सरस्वती। देखो मुझे याद हो गया, आपको भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। वाई मगध हेल्ड द मोनोपोली, मैंने आपको बताया था कि बता दिया कि वाई मगध हेल्ड द मोनोपोली क्यों? क्योंकि चार पिलर्स थे ऑफ सक्सेस। पहला फर्टाइल सॉइल, एग्रीकल्चर अच्छे से हो रहा था, फर्टाइल गंगा प्लेन्स थी, आयरन मतलब आयरन अच्छा था क्योंकि झारखंड माइंस फॉर वेपन्स था, तो आयरन अच्छा था। फिर वहाँ पे मिलिट्री थी, प्लस वहाँ पे फॉरेस्ट था, तो इसलिए वहाँ पे एलिफेंट्स थी, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स। फिर कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो रहा था, ट्रेड भी अच्छे से हो रहा था। अब देखते हैं क्या लिखा है। तो दी 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस में एग्रीकल्चर, फर्टाइल गंगा प्लेन्स, आयरन, झारखंड माइंस फॉर वेपन्स, आयरन था क्योंकि झारखंड माइंस थी फॉर वेपन्स। मिलिट्री जो थी वो फॉरेस्ट वॉर, एलिफेंट्स के थ्रू लड़ती थी। ट्रेड, चीप रिवर ट्रांसपोर्ट थे, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल ईच, रूथलेस किंग लाइक बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। तो ये जो रूथलेस किंग थे अजातशत्रु और बिम्बिसारा, उसमें आगे कुछ लिखा है क्या? एंड हाँ यही लिखा है। द फाइनल एज, जो फाइनल एज थे इसके, जो अजातशत्रु और बिम्बिसारा, सॉरी हाँ, बिम्बिसारा और अजातशत्रु। बिम्बिसारा कौन? उसके पापा, और अजातशत्रु बेटा। तो ये फाइनल एज थे, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर द मौर्यन वॉर मशीन, तो द मौर्यन वॉर मशीन मतलब मेगास्थनीस रिकॉर्डेड अ कमिटी विद 6 सब कमिटीज, मतलब एक कमिटी थी, तो वो उन्होंने 6 सब कमिटीज़ में बांट दी कि तुम एलिफेंट्स का ध्यान रखोगे, तुम एलिफेंट्स को सिखाओगे, तुम कैवेलरी का ध्यान रखोगे, तुम ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखोगे, तुम नेवी का ध्यान रखोगे, या तुम वॉर कैरियर्स का ध्यान रखोगे, तुम इन्फेंट्री का ध्यान रखोगे, तो फुट सोल्जर्स का ध्यान रखोगे। तो ऐसी 6 सब कमिटीज़ बना दी। तो पहली नेवी, दूसरी ट्रांसपोर्ट, पहली नेवी को देख रही थी, दूसरी कमेटी ट्रांसपोर्ट को देख रही थी, तीसरी कमेटी इन्फेंट्री को देख रही थी, और चौथी देखो, पहली कमेटी नेवी, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट प्रोविंस या जो भी है, और तीसरी जो है इन्फेंट्री, चौथी जो है कैवेलरी मतलब वॉर हॉर्सेस कैवेलरी, पांचवी वॉर कैरियर्स मतलब एलिफेंट वॉर कैरियर्स, और छठवीं जो थी वो एलिफेंट्स को ट्रेन करने में यूज़ की जाती थी, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अशोका केप्ट दिस एम्पायर टुगेदर यूजिंग धम्मा। तो अशोका ने इस एम्पायर को एक साथ ऐसे इसलिए रखा क्योंकि धम्मा उसने यूज़ किया। धम्मा मतलब कि उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें फैलाई कि ब्राह्मण्स की बात माननी चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो स्लेव्स हो, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको उसी की तरह ट्रीट करोगे जैसे आप दूसरे लोगों को करते हो, आप उसको नीचा नहीं दिखाओगे, आप लोग ये नहीं करोगे। तो हर चीज़ उसने दिखाई, हर चीज़ उसने सिखाई। और उसने किन को बोला? उन्होंने उसने इसको धम्मू महामंतास को उसने बोला कि ये सारी उसमें ये जो पीस की जो मैंने बात की है ये सब में फैला के आ जाओ, ठीक है, सारे उसमें नेशन में फैला के आ जाओ, जहाँ जितनी भी उसकी टेरिटरी है ना उसमें फैला के आ जाओ, ठीक है। किसको बोला? धम्मा महामत्तास को उसने बोला। तो ये लिखा है ये एक यूनिवर्सल मोरल कोड है जो मैंने आपको बताया कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो सर्वेंट हो चाहे वो स्लेव्स हो, उनकी तक रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनको, और उनको ट्रीट
ऐसा नहीं करना चाहिए है तुम स्लेव्स हो, नहीं नहीं, तो ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम दूसरे लोगों को ट्रीट कर रहे हो। ब्राह्मण्स की बात मानो, पापा मम्मी की बात मानो, सब अच्छे से करो, ऐसा, ठीक है। तो उसने इसके लिए धम्मा महामत्तास को वो किया कि जिससे ये स्प्रेड हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज में। अब डिवाइन स्टेटस एंड लैंड ग्रांट्स, तो डिवाइन स्टेटस एंड लैंड ग्रांट्स में मैंने आपको ये बताया था डिवाइन किंग्स, तो डिवाइन किंग्स जो थे वो कौन थे, कुशानन्स। तो कुशानन्स आपको पता है कुशानन्स कौन थे, कुशानन्स ने पहली बार गोल्ड को मतलब कॉइन को फर्स्ट सेंचुरी में क्या किया था, ढूंढा था, फाउंड इन फर्स्ट सेंचुरी। तो कुशानन्स उन्होंने क्लोसल स्टैचू बनाया था, एंड जो कुशानन्स थे उन्होंने बड़ा सा क्लोसल मतलब ह्यूज स्टैचू बनाया था, और उस स्टैचू का नाम मतलब स्टैचू मतलब ऑब्वियसली अपना स्टैचू बनवाएंगे, अपना बड़ा सा स्टैचू बनवाया था, और उसमें अब उनका नाम जो नीचे लिखा रहता है ना, स्टैचूज के नीचे लिखा रहता है, तो उसमें नाम उनका पता है क्या लिखा है, देवा पुत्रा मीन्स सन ऑफ गॉड या सन ऑफ हेवन, ये नाम लिखा है। क्या लिखा है, जो उन्होंने अपना क्लोसल स्टैचू बनाया, बहुत बड़ा सा स्टैचू बनाया, उस पर अपना उन्होंने टाइटल दिया, तो टाइटल में क्या दिया उन्होंने, देवा पुत्रा मतलब सन ऑफ गॉड या सन ऑफ हेवन बोल लो। गुप्तास डिपेंडेंट ऑन समांतास हिस्टोरीज इन प्रशास्ति बाय हरि सेन। वो याद है मैंने आपको बताया था हरि सेन, वो समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट था। कौन, हरि सेन जो था वो समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट था। तो उसने क्या लिखा था, उसने उसमें उस जो अशोका ने जो पिलर बनवाया था, तो जो अशोका ने जो पिलर बनवाया था उसमें थोड़ी जगह बची थी, तो हरि सेन ने समुद्रगुप्ता ने हरि सेन से बोला कि भाई तू इधर आ, मेरे बारे में जो भी अच्छा कुछ लिखेगा, जो भी पोम बनानी, स्टोरी बनानी, जो भी करेगा, मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो अब वो उसको पैसे चाहिए थे, तो पैसे के लालच में उसने किसी भगवान को नहीं छोड़ा, किसी राजा को नहीं छोड़ा, यम से उसको कंपेयर कर दिया, या वो क्या बोलते हैं, अग्नि के देवता से उसे कंपेयर कर दिया, और वो किससे कंपेयर किया था, वो यम से कंपेयर कर दिया उसे, और मतलब बहुत सारे भगवान से, डेथ के गॉड से उसको, कुबेर जी से समुद्रगुप्ता को कंपेयर कर, हर चीज़ से कंपेयर कर दिया समुद्रगुप्ता को, भगवान को तक नहीं छोड़ा, भगवान से भी कंपेयर कर दिया समुद्रगुप्ता को हरि सेन ने, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, उसका मेन मोटिव तो पैसे ही था ना। अब लैंड ग्रांट्स में हमने देखा था, याद है हमने लैंड ग्रांट्स में वो पढ़ा था, लैंड ग्रांट्स में हमने प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ा था, जिसने सारे नॉर्म्स तोड़, वो लड़की थी जिसने सारे जो नॉर्म्स थे, जो लड़कियाँ ये नहीं करती, लड़कियाँ वो नहीं करती, सिर्फ लड़कियाँ घर पे खाना बनाती हैं, बच्चे संभालती है, यही करती है वो, बाहर नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती, अपने पैसे नहीं कमा सकती, पति के पैसे से ही जो करना है, तो ये सब था। अब तो उसने सारे नॉर्म्स तोड़कर क्या किया, उसने जो गाँव था वो डोनेट कर दिया, सब नॉर्म्स तोड़ दिए उसने। अब देखो लैंड ग्रांट्स, अब ये जो लैंड ग्रांट्स थी ना, इसमें कॉपर प्लेट्स पे ये थे, तो लैंड ग्रांट्स जो थे वो कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्डेड थे। कॉपर प्लेट्स मैंने आपको दिखाई थी, ऐसी होती है कॉपर प्लेट्स, ये ऐसा होता है कॉपर प्लेट्स, यहाँ पे आप दिख रहे हो, और ये कॉपर प्लेट की एक एविडेंस के रूप में है कि भाई हाँ इस व्यक्ति ने तुम्हें लैंड ग्रांट की है, ठीक है, तो इस व्यक्ति ने तुम्हें लैंड ग्रांट की है, या जब वो व्यक्ति मर गया तो उसका जो पोता होगा या उसका जो बेटा होगा, उसको तो पता होना चाहिए ना कि हाँ मेरे दादा या मेरे पापा के पास ये लैंड है, तो इस व्यक्ति ने हमें, मेरे पापा या मेरे दादा को लैंड गिफ्ट की, डोनेट की है, तो कितना अच्छा व्यक्ति है, उसके बारे में सोचेगा, ठीक है। तो वो ऐसे लिखा, तो रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स मोस्टली टू ब्राह्मण्स आग्रह, ठीक है। तो प्रभावती गुप्ता का मैंने बताया था, क्वीन हु ब्रोक नॉर्म्स बाय
एक क्वीन है जिसने, मैंने आपको बताया था, क्वीन हु ब्रोक नॉर्म्स बाय ग्रांटिंग लैंड इंडिपेंडेंटली, लैंड को ग्रांट कर रही है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, जिसने इसने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए। फिर आते हैं इकोनॉमिक पल्स। इकोनॉमिक पल्स में हमने पढ़ा था ट्रेड एंड कॉमर्स, जो हमने अभी कल ही पढ़ा था, ये स्टडी लेक्चर 8 में पढ़ा था। तो टाउन्स में पाटलिपुत्रा, देखो टाउन्स में आता है पाटलिपुत्रा, क्योंकि वो रिवर रूट्स है। फिर आता है उज्जैन, उज्जैन जो है लैंड वाला है, कुहार जो सी वाला है, और एक और था मगध, वो था लैंड रूट, नहीं रुक जाओ, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कुहार, और एक मगध भी था, हाँ एक वो था मथुरा। देखो एक था पाटलिपुत्र रिवर रूट्स, फिर उज्जैनी लैंड रूट्स, फिर कुहार सी मतलब पोर्ट सी, और इसमें था मथुरा, मथुरा मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी पे था मथुरा, ठीक है। अब NBPW जो हमने देखा था, NBPW मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है ना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ग्लॉसी ब्लैक पॉटरी यूज्ड बाय रिच अर्बन एलिट्स। ये है ग्लॉसी ब्लैक पॉटरी, एक ब्लैक पॉटरी है जो कौन यूज करता है, जो बहुत रिच अर्बन एलिट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो NBPW का फुल फॉर्म याद रखना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है। और कॉइन्स में, कॉइन्स पहले कॉइन, सबसे पहला कॉइन कौन सा बना था, दैट इज पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क कॉइन, जो ये कॉइन है इसको पंच मारा, तो पंचमार्क कॉइन्स ऐसे याद रखना। तो ये किसने किया था, ये मौर्यंस ने। इंडो ग्रीक पोर्ट्रेट, देखो कुशानन्स ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ढूंढा 1st सेंचुरी में। फिर उसके बाद गुप्ता ने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स लाए, और जो मौर्यंस थे उन्होंने पंच मार्क्ड कॉइन्स लाए। कौन से, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। इंडो ग्रीक बोल लो या तो पंच मार्क्ड कॉइन्स लाए, ठीक है। ये तो समझ में आया, गुड। देखो क्या हुआ, देखो कुछ पहले 1st सेंचुरी और फर्स्ट इंट्रोड्यूस कॉइन्स किसने किए, कुशानन्स ने। फिर उसके बाद कुशानन्स के बाद कौन है, कुशानन्स को पहले सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया कुशानन्स ने, दैट इज 1st सेंचुरी में। फिर इंडो ग्रीक्स ने उस कॉइन्स के ऊपर क्या पोर्ट्रेट करने शुरू कर दी, मतलब पहले कॉइन्स के हिस्से पर, मतलब इस पार्ट पर क्या करना शुरू किया, इस पार्ट पर उन्होंने अपना पोर्ट्रेट बनाया, उस पर अपना नाम लिख दिया ऐसे। फिर दूसरा इधर किया, तो दूसरा जो भगवान को पूजते थे इस तरफ कॉइन के जो भगवान को पूजते थे उनका चित्र बना दिया। तो यहाँ पे उनका राजा का पोर्ट्रेट और यहाँ पे भगवान का पोर्ट्रेट। तो इंडो ग्रीक्स ने क्या किया, इंडो ग्रीक्स ने नेम्स एंड पोर्ट्रेट बनाए। फिर कुशानस ने पहली बार गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद पंचमार्क कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किया, मौर्य ने, सेकेंड। फिर थर्ड जो था सबसे प्योर गोल्ड था, जो किसने किया, जो गुप्तास था। तो सबसे प्योर गोल्ड था वो गुप्तास था। आई नो कि आप इसमें कंफ्यूज हो गए, पर आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप ऐसे याद रखो। पहला कुशानन्स, दूसरा इंडो ग्रीक्स ने नेम्स एंड पोर्ट्रेट कॉइन्स पे लिखवाए। फिर तीसरा कौन था, पंचमार्क कॉइन, जिसने मौर्यन। और चौथा वो प्योरिटी लास्ट में आएगी, तो प्योरिटी मतलब गुप्ता, ठीक है। अब देखो गिल्ड्स को क्या बोलते हैं हम, श्रेणीज, और श्रेणीज को गिल्ड्स। ये याद रखना कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो इसमें गिल्ड्स और श्रेणीज, तो गिल्ड्स को दूसरा नाम कैसे, श्रेणीज, और श्रेणीज को दूसरा नाम गिल्ड्स। ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन क्वालिटी, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज किया प्रोडक्शन क्वालिटी, एंड मार्केटिंग ऑफ फिनिश गुड्स, मार्केट किया फिनिश गुड्स को। मैंने आपको इसमें 3 पॉइंट्स बताए थे, किसी को याद है। पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर उसको अच्छे से प्रोड्यूस किया, मीन्स ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। फिर उसके बाद फिनिश गुड्स, एंड फिनिश गुड्स हो गए तो क्वालिटी अच्छी हो गई, सेकंड क्वालिटी, एंड थर्ड मार्केटिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। 3 चीज़ें बताई थी भैया, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर प्रोडक्शन मीन्स उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया,
फिर मार्केटिंग दी फिनिश गुड्स, ठीक है, अंडरस्टूड। ये 3 चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नाउ टुडेस कोर लेक्चर बिगिंस, बैक टू बेसिक, हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डिसाइफर्ड। अब आज का लेक्चर, जो मेन लेक्चर है, वो शुरू होता है यहाँ से कि बैक टू बेसिक्स, मतलब कि उसने जो जेम्स प्रिंसिप थे, उन्होंने 1838 में डिसाइफर कैसे किया ब्राह्मी और करेस्टी को, तो ये हम जानेंगे। प्लस उसके प्लस जो एविडेंस है उनके लिमिटेशंस जानेंगे कि हम एविडेंस को इतना मुश्किल क्यों हो रहा है हमें हर ढूंढने में, हमें डिसाइफर करने में, तो वो सब हम जानेंगे इसमें, ठीक है। तो हाउ वाज ब्राह्मी रेड, पहले हम ब्राह्मी का देखेंगे। तो हाउ वाज ब्राह्मी रेड, द लॉजिक ऑफ स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स देवनागरी बंगाली आर डिराइव फ्रॉम ब्राह्मी, मतलब जो देवनागरी और जो बंगाली है, मतलब जो देवनागरी लैंग्वेज और जो बंगाली लैंग्वेज है, वो सब ब्राह्मी से ही निकली हुई है, ब्राह्मी से ही डिसाइफर्ड है। अगर वो जो जेम्स प्रिंसेप को देवनागरी या बंगाली में से कुछ भी आता है, तो शायद उसने ब्राह्मी को डिसाइफर ऐसे ही किया, ऐसे, हाँ, ऐसे शायद नहीं, ऐसे ही किया, क्योंकि उसको, जैसे अगर हम बोले ना कि जैसे हमें इंग्लिश आती है, तो हम इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश कहाँ से डिसाइफर हुई, कहाँ से निकली है, तो अब उसमें जैसे हम इंग्लिश कहाँ से निकली है, तो इंग्लिश जिस लैंग्वेज से भी निकली है, तो उस लैंग्वेज को हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश आती है, ठीक है, समझ पाएंगे, डिसाइफर कर पाएंगे। तो मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट, वो ब्राह्मी को मॉडर्न उससे कंपेयर कर रहा है कि मोस्ट मॉडर्न जो स्क्रिप्ट्स हैं वो क्योंकि जो ब्राह्मी है वो देवनागरी और बंगाली से निकली हुई है, तो अगर देवनागरी और बंगाली जेम्स प्रिंसेप को आती है तो वो ब्राह्मी को उसने निकाल लिया, डिसाइफर कर लिया होगा। तो द स्ट्रेटजी यूरोपियन स्कॉलर्स assisted by Indian पंडित्स compared modern letters with ancient samples। तो मैंने बोला था कि मॉडर्न देवनागरी और बंगाली बोली जाती है, उसको एंशियंट, जो पुराना वो ब्राह्मी है, उससे कंपेयर किया कि ये वर्ड थोड़ा डिफरेंट है पर वो सेम है, ठीक है, तो उससे उसने डिसाइफर किया, ठीक है। किससे, मॉडर्न लेटर्स, जो हम अभी भी बोलते, प्रेजेंट में बोलते, मॉडर्न लेटर्स को उसने एंशियंट लेटर्स से, एंशियंट सैम्पल से कंपेयर किया और उसने ब्राह्मी को डिसाइफर किया। इनिशियली दे अज्यूम्ड इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत बट दे वर एक्चुअली इन प्राकृत। अब ज़्यादातर लोग सोचते थे कि भाई वो जो इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत में थे, सॉरी संस्कृत में थे, तो इसने जल्दी से डिसाइफर कर दी, पर वो संस्कृत में नहीं थे, वो प्राकृत में थे, क्योंकि तब की लैंग्वेज, तब के जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनको प्राकृत ही समझ में आती थी, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप सक्सेसफुली डिसाइफर, अब उसने कंपेयर किया ना मॉडर्न लेटर्स को एंशियंट सैम्पल से, तो जिससे जो अब उसे देवनागरी और बंगाली आती होगी, तो उसने ब्राह्मी को भी सक्सेसफुली डिराइव कर दिया। तो जेम्स प्रिंसेप सक्सेसफुली डिराइव ब्राह्मी इन 1838, ठीक है। फिर हाउ वाज करोस्टी रेड, अब हम देखेंगे करोस्टी को कैसे निकाला गया, क्या हुआ, तो अब करोस्टी का देखते हैं। तो द कॉइनेज एविडेंस, करोस्टी वॉज यूज इन द नॉर्थ वेस्ट, जो करोस्टी थी उसको, जो लैंग्वेज करोस्टी थी उसको नॉर्थ वेस्ट में यूज़ किया जाता था, इट वॉज डिकोडेड यूजिंग कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स, जो इंडो ग्रीक किंग्स थे वो नेम्स एंड पोर्ट्रेट वाले याद करो, फर्स्ट नेम्स एंड पोर्ट्रेट वाले, है ना, तो वो कॉइन्स को देखकर इसने करोस्टी को डिसाइफर किया। देखो, ये याद रखना कि करोस्टी लैंग्वेज जो है वो नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती है। अब और ये इसने कैसे डिकोड किया करोस्टी लैंग्वेज को, तो इसने जो इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स थे, तब के जो इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स थे, जिसमें उसका मतलब पोर्ट्रेट बनी हुई थी और पीछे भगवान की पिक्चर बनी हुई थी और नीचे नाम लिखा था, तो उस कॉइन से इसने डिसाइफर्ड की करोस्टी। तो द कॉइन्स हैड द नेम्स ऑफ किंग्स रिटन इन बोथ, मतलब जो कॉइन था ना, तो जो राजा की जो पोर्ट्रेट बनी हुई थी, तो उसके नीचे जो कॉइन्स का नीचे नाम लिखा था राजा का, तो दोनों में लिखा था, ग्रीक में भी लिखा था, करोस्टी में भी लिखा था। तो
ग्रीक में लिखा था तो ग्रीक उसे अच्छे से आती थी, तो करोस्थीबस उसने देखा कि हाँ ये है, एल को ऐसे लिखते हैं, एल बी को ऐसे लिखते हैं, अच्छा, तो उसने ऐसे डिसाइफर कर दी करोस्थी। तो स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक मैचेस दी करोस्थी, मतलब जो स्कॉलर्स है जो ग्रीक पढ़ते हैं, सो स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक मैचेस दी, क्या लिखा, मैचेस दी लेटर, सो स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक, उन्होंने लेटर्स को मैच किया और करोस्थी को डिसाइफर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल फॉर ए वॉज फाउंड इन बोथ नेम्स लाइक अपोलोडोटस, अपोलोडोटस ये नाम था, अपोलोडोटस, तो वो ग्रीक में भी लिखा था और वो करोस्थी में भी लिखा था। तो वो ग्रीक तो उसे आती थी, तो उसने ग्रीक से देखा, अच्छा ए को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अब पी को ऐसे लिखते हैं, तो उसने ऐसे उसको डिसाइफर कर दिया। अंडरस्टूड। अब डिसाइफरिंग हिस्ट्री नॉट जस्ट टेक्स्ट, उसने हिस्ट्री को डिसाइफर किया कि जिससे हमको पता चल जाए कि पॉलिटिकल जो एंशियंट पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, एंशियंट पॉलिटिकल हिस्ट्री थी कैसी थी, क्या डिसाइफर हुआ, कैसे हम उसको अच्छे से पढ़ सके, इसलिए उसने अच्छे से डिसाइफर कर दिया। सो द मिनिस्ट्री ऑफ किंग्स नेम, interestingly the name Ashoka is not mentioned in most of his inscriptions. Instead he used grand titles, Devnampiya, beloved of the gods, और पियोदसी प्लीजेंट टू बी होल्ड। अब देखो अशोक ने क्या किया कि भाई वो अब उसने जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखे अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में या जिसके भी बारे में उसने इंस्क्रिप्शंस लिखे, तो जो इंस्क्रिप्शंस लिखे ना उसमें उसने कुछ में अशोक का नाम लिखा हुआ था, कुछ इंस्क्रिप्शन में, पर जिसमें उसका नाम नहीं लिखा था उसमें पता है क्या लिखा था, उसमें या तो पियदसी लिखा था या तो देव नाम लिखा था, देव नाम पिया लिखा था या पियदसी लिखा था, क्योंकि पियदसी मतलब प्लीजेंट टू बी होल्ड और देव नाम मतलब बिलव टू गॉड्स, गॉड को बहुत पसंद ऐसे लोग हैं, बहुत पसंद है ऐसे लोग, तो इसलिए उसकी जो इंस्क्रिप्शंस थी उसमें अशोक का नाम नहीं लिखा था, उसमें क्या लिखा था, देव नाम पिया या पियदसी, ठीक है। अब क्या लिखा है, एपिग्राफिस्ट मैचेस दिस times with the name Ashoka found in Buddhist texts to confirm they were, एक तो ये दिखता नहीं है, they were the same person, means ये दोनों सेम। अब देखो क्या किया, अब बुद्धिस्ट को लोगों को समझ नहीं आया कि क्या लिखा है, ये देव नाम पिया लिखा है एक में, फिर पियदसी लिखा है एक में, अशोका लिखा है, अब उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंफर्म करने के लिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कंफर्म करने के लिए वो किताब होती है तो उसको खोला और देखा कि क्या लिखा है क्या है, तो उनको पता चला कि ये एक ही इंसान का नाम है, ये एक ही इंसान का नाम है, इसने अपने आप को टाइटल अलग अलग दिया, देव नाम पिया दिया है, पियदसी दिया है और किसी में अशोक लिखा है, तो मतलब ये एक ही इंसान का, एक ही पर्सन का नाम है। इतना समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके। सो सोर्स 10 द किंग्स रिपोर्टर्स, earlier there were no arrangements for disposing of fares or receiving regular reports, but I have made this arrangement. Pativedikas should report to me about the affairs to the people at all times, wherever, everywhere. तो मेजर रॉक एडिक्ट 4 तो मेजर रॉक एडिक्ट 4 में हमें ये दिखा कि भाई उसने ये दिखा कि अब उस समय ना कोई रिपोर्टर्स कोई ऐसे मतलब जो जैसे अभी मीडिया है तो कोई मीडिया कुछ नहीं था, तो अशोका ने क्या बोला कि उसने एक वेदकास रखा था कि वो सारे जो भी चीज़ें हैं, मतलब वेदकास तब का मीडिया था, ये समझ लो, जो वेदकास था वो तब का क्या था, वो तब का मीडिया था, मीडिया के जैसे काम करता था, रिपोर्ट करता था, तो वो अशोक को जाके बताता था सब, मतलब अफेयर्स के बारे में जो भी रेगुलर रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो सब अशोका को बताता था, जिससे वो अशोका सॉल्व करता या कुछ भी होता था तो सॉल्व कर देता था। तो वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे वो सो रहा हो आराम से चैन की नींद सो रहा हो, चाहे वो कहीं भी पालकी में कहीं भी जा रहा हो,
पालकी मतलब वो, हाँ समझ गए ना। देखा होगा, क्या देखा आप लोग, वो देखते होगे तो वो क्या देखते हैं, अकबर भी नहीं, अकबर बीरबल देखा है। तो उसमें भी यही होता है ना, पालकी में उठाकर लेके जाते हैं, ऐसा राजा को पालकी में उठा के लेके जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। तो वो पालकी में जा रहा हो या कहीं भी हॉर्स राइडिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वहाँ पे जो पति वेदिकास है, वो कहीं भी हो, वो उनको आकर सूचना दे, उनको आकर रिपोर्ट्स दे अफेयर्स के बारे में, या जो भी रेगुलर रिपोर्ट्स उसको मिल रही है वो सब आए, वो सब दे, वो क्योंकि उसको सॉल्व करनी है, ठीक है। फिर इसमें क्या लिखा है, पति वेदिकास ऑफन क्या लिखा है, पति वेदिकास ऑफन ट्रांसलेटेड एज रिपोर्टर्स, यही बोला कि रिपोर्ट आज के जो रिपोर्टर्स है वैसे ही काम कर रहे हैं। दिस शोज अशोकास कमिटमेंट टू बिगिन रीचेबल एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज एफेक्ट्स ऑल टाइम, मतलब उसको पता जो भी वो कर रहा है, ये पति वेदिकास के थ्रू जो भी वो कर रहा है, जो भी उसका राज्य झेल रहा है या उसके राज्य को अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ अनबन हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो वो सब किसको बताता है, अशोका को बताता है। पति वेदास रिपोर्टर जो है वो सब अशोका को बताता है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो पति वेदास है और ये जो आज की मीडिया है, क्या वो सेम है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि देखो जो आज की मीडिया है तो वो तो कुछ भी उठा के छाप देती है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जो चीज़ें होती है जो हमें मालूम होनी चाहिए वो उठा के देती है, वो सबको बताती है, पूरे देश को बताती है। पर वो अकेला किसको बता रहा है, वो पति वेदास सिर्फ अकेला अशोक को बता रहा है सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मतलब थोड़ी सी तो डिफरेंशिएट है, मतलब तब का टाइम अलग था और अब का टाइम बहुत अलग है, ठीक है। तो एनालाइजिंग हिस्टोरिकल एविडेंस, एनालाइज कर रहे हैं हिस्टोरिकल एविडेंस को, क्या क्या एविडेंस है उनको एनालाइज कर रहे हैं। लैंग्वेजेस एंड लिटरेसी, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल एविडेंस, लैंग्वेज एंड लिटरेसी। तो इंस्क्रिप्शंस वर प्लेस्ड ऑन नेचुरल रॉक, तो आपको पता है इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जिसको हम स्टोन्स पे मतलब स्टोन्स पे लिखते हैं, पिलर्स पे लिखते हैं, या हार्ड मटेरियल, हार्ड सरफेस पे लिखते हैं, वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो वो कहाँ लिखे गए? इंस्क्रिप्शन वर प्लेस्ड ऑन नेचुरल रॉक नियर सिटीज़, जो नेचुरल रॉक पे रखा गया, नियर सिटीज़ लिखा गया उसे, और ट्रेड रूट्स जहाँ ट्रेड करते थे वाली का, जिसे आज के समय में एडवर्टीजमेंट्स होता है। तो एडवर्टीजमेंट्स में आपने देखा है, जब गाड़ी से जाते हो, तो जब आप गाड़ी से जाते हो, तो आप जब गाड़ी से कहीं भी जाते हो लॉन्ग ट्रैवल करने या कहीं भी जाते हो, तो आप देखते होगे ना कि वहाँ पे बोर्ड लगा, बड़ा सा बोर्ड लगा है कि बोलते हैं कि देखो और उससे लो, है ना। तो वो एडवर्टीजमेंट होता है, तो हम उसको या तो कभी टाइम इग्नोर करते हैं, या अगर ज़रूरत होती है तो लेते, नहीं तो नहीं लेते। तो वैसे ही उसमें ये हुआ कि उन्होंने भी ट्रेड रूट्स पे या कहाँ पे भी अपने बारे में अच्छा कुछ लिख कर बना दिया, तो लोग सोचे कि भाई वाह वाह वाह, लोग वाह वाह करें, भाई कितना अच्छा राजा है, क्या है, तो ऐसा बोले, ठीक है। तो अब जो थे वो कुछ पीपल जो थे इलिटरेट थे, क्या इलिटरेट थे, उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो भाई वो कैसे पढ़ेंगे? और लोग, अब हम भी नहीं पढ़ते, जब हम उस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लेते, नहीं तो नहीं लेते। तो वैसे ही वो लोग थे कि कभी राजा को बुद्धू बोल देंगे, कभी राजा को पागल बोल देंगे, कि लिखवा अच्छी चीज़ें रहे हैं पर कर लूटपाट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब लिखवाए अपने बारे में तो सब अच्छी चीज़ें ही लिखवाएंगे, पर वो कर क्या रहा है वो तो उसकी प्रजा को ही पता है ना, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस वर प्लेस्ड ऑन नेचुरल रॉक्स नियर सिटीज़ और ट्रेड रूट्स, बट जो पीपल थे वो इलिटरेट थे इनफ टू रीड देम, मतलब इतने लिटरेट नहीं थे, लिटरेट नहीं थे कि वो उस चीज़ को रीड कर सके। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द प्राकृत यूज्ड इन पाटलिपुत्र? सबको ही प्राकृत जो पाटलिपुत्र में बोली जाती थी, क्या सबको समझ में आती थी? लाइकली नॉट एवरीवन अक्रॉस द वास्ट एम्पायर डिड, मतलब लॉन्ग एम्पायर, मतलब लाइकली नॉट एवरीवन, सारे लोगों को नहीं समझ, तो ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को, इतनी वास्ट एम्पायर में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था, नहीं आती थी ये लैंग्वेज प्राकृत, ठीक है।
और इतना समझ भी नहीं पाते थे लोग। तो हिस्टोरियंस मस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड इफ द किंग्स ऑर्डर। ठीक है, तो जो हिस्टोरियंस थे उनको रीड बिटवीन द लाइन्स करना था। हिस्टोरियंस थे उनको रीड बिटवीन द लाइन्स करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती थी प्राकृत लैंग्वेज, तो इसलिए हिस्टोरियंस को लाइन बाय लाइन उन सबको समझाना पढ़ाना सब करता था। तो इफ द किंग्स ऑर्डर वर एक्चुअल फॉलोड, मतलब कि किंग्स के ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इफ द किंग्स ऑर्डर्स वर एक्चुअली फॉलोड, हमें ये समझना है कि किंग जो ऑर्डर देता था, अशोका जो ऑर्डर देता था, क्या वो एक्चुअली फॉलो किए जाते थे या नहीं किए जाते थे, तो वो अब हम समझेंगे। तो अब लिमिटेशंस ऑफ, हाँ तो बस इसमें इतना ही है, वो आगे नहीं समझाया। ठीक है, तो 5 मार्क्स MP बोर्ड क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ 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 याद रखना। तो लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, तो लिमिटेशंस क्या है इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की? देखो, टेक्निकल लिमिट्स क्या है इसके? ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, तो टेक्निकल लिमिट्स क्या थे, मीनिंग इश्यूज क्या थे, या सर्वाइवल बायस क्या थे, क्या क्या इश्यूज थे वो देखते हैं। तो टेक्निकल लिमिट्स, लेटर्स आर ऑफन वेरी फेंटली एनग्रेव्ड, मतलब लेटर्स ऐसे एनग्रेव थे कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो लेटर्स जो थे फेंटली एनग्रेव थे। सम इंस्क्रिप्शंस आर डैमेज और मिसिंग लेटर्स, तो जो कुछ इंस्क्रिप्शंस थे या तो वो डैमेज थे, ख़राब थे, तो जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आया, हिस्टोरियंस को नहीं समझ में आया, और जो कुछ बीच में लेटर्स गायब थे, जैसे मैं खा रहा डैश गया, मैं खा रहा डैश गया, तो भाई बीच में क्या चीज़ है वो समझ में नहीं है ना। तो वो मिसिंग लेटर्स थे, डैमेज इंस्क्रिप्शंस थे, और लिखा भी बहुत फेंटली एनग्रेव था, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आया। तो पहली और दूसरी चीज़ बताओ, टेक्निकल लिमिट्स थे, इसमें 2 पॉइंट्स बना लेना। पहला कि लेटर्स वर फेंटली एनग्रेव्ड, एंड दूसरा सम इंस्क्रिप्शंस वर डैमेज एंड सम मिसिंग लेटर्स वाज देयर, नो लेटर्स या मिसिंग लेटर्स। मीनिंग इश्यूज, deciphering the exact meaning of ancient word is difficult, meaning change over time and region। अब अब डिसाइफर करना था चीज़ को, तो जो एग्जैक्ट मीनिंग है उस एंशियंट वर्ड का, जो हम डिसाइफर कर रहे हैं, तो उस एंशियंट वर्ड का जो उस समय पे मीनिंग था, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है ढूंढना, क्योंकि उस समय पे मीनिंग कुछ। ठीक है, तो फिर मीनिंग इश्यूज, उस समय के जो एंशियंट वर्ड्स थे उसका मीनिंग ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आज के समय पे उनका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए मतलब जो मीनिंग है वो चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम, तो वो जो मीनिंग है वो चेंज होते रहते हैं, तो उस समय जो उस वर्ड का क्या मीनिंग था और इस समय उस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो वो डिफरेंस हो जाएगा ना, तो फिर वो समझ नहीं आ पाएगा, तो इस वजह से मीनिंग इशू। और फिर सर्वाइवल बायस में थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एग्जिस्टेड, बट मतलब जो सर्वाइवल इंस्क्रिप्शंस हैं, बट उनमें क्या है, बट ओनली अ फ्रैक्शन हैव सर्वाइव्ड टिल टुडे, मतलब अभी तक या तो कुछ डैमेज होगा, या तो किसी के मिसिंग पीसेस है, या तो मतलब जो सर्वाइव किए वो भी आधे अधूरे किए, आधा अधूरा कुछ लिखा है उसमें, तो इसलिए सर्वाइव मतलब बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, पर अभी तक जो सर्वाइव कर पाया वो या तो उससे आधे हैं या उससे भी आधे से भी आधे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था साइलेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, हु स्टोरी इज इट, मीन्स कि इंस्क्रिप्शन का साइलेंस, इंस्क्रिप्शन का वो क्या है, तो हु किसकी स्टोरी है, इंस्क्रिप्शन हमें बता क्या रहा है एक्चुअली, तो हु स्टोरी इज इट। तो इंस्क्रिप्शंस जनरली प्रोजेक्ट दी पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु कमीशन्ड देम, मतलब कि इंस्क्रिप्शंस हमें वो चीज़ बताता है जो प्रोजेक्ट्स में, मतलब जैसे जनरली प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट के उसमें बताता है, जैसे पर्सन जिसने जो वहाँ का किंग रह चुका था, या वो
पुराने ज़माने का वहाँ का किंग है, उसने अपने बारे में कुछ लिखवाया या उस चीज़ के उसके बाद, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन जनरली प्रोजेक्ट दी पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन, मीन्स पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन, कि उसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्यों लिखवा रहे हैं इंस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली अपनी भलाई बोलेगा ना कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मतलब वो जो उसकी बुराइयाँ हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं लिखवाएगा। तो मतलब यही कि उस समय के जो किंग्स थे वो कैसे थे, उन्होंने कैसे लिखवाया, क्या किया, तो वो सब इंस्क्रिप्शंस होता है। तो व्हाट इज मिसिंग? रूटीन डेली लाइफ, द enjoys and sorrows of common people, hunger and the daily toil are recorded, मतलब कि आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब कि जो उनका डेली रूटीन, जो उनके जॉयस सॉरोज, जो कॉमन पीपल झेल रहे हैं, हंगर और जो डेली टॉयल है वो सब जो झेल रहे हैं, जो लूटपाट हो रही है, वो सब जो हो रहा है, वो सब रिकॉर्डेड नहीं है। तो असली चीज़ें हैं वो तो रिकॉर्डेड नहीं है कि मतलब वो कैसा इंसान है, वो क्या है, मतलब वो अच्छा भी है, मतलब जो उसने लिखवाया है वो अच्छा है या बुरा है, वो मतलब लूटपाट करता है या प्रजा के बारे में सोचता है या प्रजा के खिलाफ जाता है या ऐसा मतलब गंदा इंसान है, ऐसा है, तो वो तो लिखवाया ही नहीं है, सब भलाइयाँ ही लिखवाई है। तो ये सब तो मिसिंग है। फिर हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन इज देयरफॉर ऑफन बायस। जो हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन होता है वो बायस ही होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कोर्ट पोएट से लिखवाते हैं और कोर्ट पोएट को पैसे खिलाते हैं, तो जिससे वो हर चीज़ से, जैसे समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा था, तो उसने हरिसेन ने उसको हर चीज़ से कंपेयर कर दिया था, याम गॉड से, कुबेर गॉड से, डेथ के गॉड से, हर चीज़ से कंपेयर कर दिया था, है ना। तो इसलिए टूवर्ड्स पॉलिटिकल एंड ग्रैंड इकोनॉमिक इवेंट्स, तो ये बायस है टूवर्ड्स पॉलिटिकल एंड ग्रैंड इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है। वो पैसे खाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। अब कंक्लूजन, द न्यू हिस्ट्री, एपिग्राफी अलोन डज नॉट गिव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। जो एपिग्राफी जो लिखा होता है उन लोगों ने, वो हमें ये नहीं बात फुल हिस्ट्री नहीं, फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं देता हमें पास ही, हमें सिर्फ इतना जो लिखा है, मतलब कि हम उस पर पूरा विश्वास भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बायस भी हो सकता है। कि किंग ने अपने पोएट से, अपनी कोर्ट पोएट से बोला और बोले इतने रुपए दूंगा कि तुम मेरे बारे में अच्छी चीज़ें लिखते, ठीक है। तो the 19th and 20th century historians were mainly interested in the histories of king। जो 19th और 20th सेंचुरी में मेनली जो लोग थे, हिस्टोरियंस थे, वो उन्होंने बहुत कीनली इंटरेस्ट लिया था हिस्ट्रीज ऑफ किंग्स के बारे में पढ़ने के लिए, 19th और 20th सेंचुरी। फिर 20th सेंचुरी में फोकस शिफ्टेड, 20th सेंचुरी में इकोनॉमिक चेंजेस पे फोकस शिफ्ट हो गया, इकोनॉमिक चेंजेस एंड सोशल ग्रुप्स। सो फोकस शिफ्टेड टू इकोनॉमिक चेंजेस एंड सोशल ग्रुप्स। टुडे फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, मतलब आज के समय पे फ्रेश इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मतलब वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड कॉम्प्लेक्स लोकल नेटवर्क्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन चीज़ों को जो उन्होंने डिसाइफर नहीं किया, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जो उसको डिसाइफर नहीं कर पाए वो उसको डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करें? तो हिस्टोरियंस इज एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओल्ड सोर्सेज विद न्यू स्ट्रैटेजीज ऑफ एनालिसिस। ओल्ड सोर्सेज को वो न्यू स्ट्रैटेजीज से, न्यू चीज़ें से वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिससे हर चीज़ डिसाइफर्ड हो और हम लोगों को एंशियंट पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए, ठीक है। अब ये एमपी बोर्ड 30 मार्क टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जोन। हु डिसाइफर्ड ब्राह्मी, ये तो आप सबको ही पता होगा। हु डिसाइफर्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन 1838, कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप या जॉन मार्शल, इन तीनों में से आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज, जो स्क्रिप्ट है रिटन राइट टू लेफ्ट, जो स्क्रिप्ट है वो किसने लिखी है? ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का है, ठीक है। सेकेंड, डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मत्स्य महाजनपद। मत्स्य किसकी कैपिटल थी? ये आपको याद होगा क्योंकि ये वो है, समझ लो,
ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में, अरे ट्रू और फॉल्स में क्या हो रहा है, हाँ, ट्रू और फॉल्स में अशोका अपॉइंटेड धम्मा महामत्तास टू स्प्रेड धम्मा, मतलब अशोका ने अपॉइंट किया था धम्मा महामत्तास को कि वो स्प्रेड करे धम्मा, ट्रू या फॉल्स। NBPW was glossy pottery used by the poor, ये जो NBPW है नॉर्दर्न पॉलिश नॉर्दर्न क्या बोलते हैं उसे, NBPW है ना, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो था वॉज ग्लॉसी पॉटरी, क्या वो यूज़ किए जाते थे पुअर से, पुअर यूज़ करते थे, ट्रू या फॉल्स बताओ। MP बोर्ड टेस्ट मैच एंड शॉर्ट, ठीक है, तो ये आंसर्स है जो आपको मैं नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, वैसे भी नहीं देखने वाली है, ठीक है, तो शॉर्ट आंसर्स 3 मार्क ईच, ये आंसर्स है, ठीक है, ये आंसर है उस क्वेश्चन के, ठीक है, सॉरी ये आंसर्स नहीं है, मैच दी कॉलम में। देवा नाम पिया, अब ये देवा नाम पिया हरिसेन और पति वेदा का, तो समुद्रगुप्ता, रिपोर्टर्स और अशोका, तो इसको आप मैच कर देना, मैच दी कॉलम कर देना। शॉर्ट आंसर 3 मार्क का। क्वेश्चन 1, मेंशन एनी 2 टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ इंस्पिरेशन क्या बोल रहे हो, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, 2 टेक्निकल लिमिटेशंस रहता है, ये बहुत इजी है, आप बता सकते हो। हु वॉज प्रभावती गुप्ता, वाई इज शी इम्पॉर्टेंट, प्रभावती गुप्ता कौन है और वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो वो भी आपको बताना है। लॉन्ग 5 मार्क्स क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर्स दैट लीड टू द, अब ये बताओ फैक्टर्स दैट लीड टू द मगधा एज द मोस्ट पावरफुल इन महाजनपद, मगध मोस्ट पावरफुल क्यों है वो बताना है। क्वेश्चन 2, एवेल्यूएट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इस जेम्स प्रिंसेप ने टू स्टडी दी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने ब्राह्मी और कलुषी को कैसे डिसाइफर किया, क्या किया, तो वो बेसिक्स टू बैक टू बेसिक्स वाला पूरा लिखना है। एक्सप्लेन दी 6 लिटरली क्या लिखा है, सब कमिटीज मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज, तो वो 6 कमिटीज आप उसको डिफाइन कर देना, 5 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर दी आंसर, द आंसर की टेस्ट योर सेल्फ नाउ। मास्टरी अचीव, द मोर यू नो अबाउट द पास्ट द बेटर प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द फ्यूचर, जितना आप पास्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानोगे आप फ्यूचर में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे अपने आप को। तो थैंक यू for being the part of this one short lecture journey. So if this lecture is helpful for you, so please click the subscribe button and give me support. Now ready for chapter 3, kingship, caste and class. So see you in the next lecture. I will take a leave. See you in the next lecture. Bye everyone. Subscribe, don't forget to like, share, subscribe my channel. Okay, so bye everyone, love you, bye bye.